यस, जो हमारा प्रोग्राम है आज का, दैट इज राइट ए प्रोग्राम टू इनिशियलाइज 1D एरे एंड डिस्प्ले इट्स एलिमेंट्स। अगर आपको याद होगा, जो थियोरेटिकली मैंने आपको पढ़ाया है कि व्हेन वी हैव लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, उसको स्टोर करने के लिए हम अलग अलग वेरिएबल्स को यूज नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक एरे क्रिएट कर देते हैं। हम कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को एक साथ स्टोर करने के लिए एक ही नाम दे देते हैं। फिर उनको एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्स नंबर यूज करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम 0 इंडेक्स यूज करते हैं, सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए 1 करेंगे यूज इंडेक्स नंबर, एंड सो ऑन। तो उसी के रिलेटेड हम यहाँ पे एक प्रोग्राम सेगमेंट लिखेंगे और फिर उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एज यूजुअल जिस तरह से हम प्रोग्राम लिखते हैं वैसे ही मैं करूंगा। पहले हम फाइल्स को इंक्लूड करेंगे, हैश इंक्लूड io stream.h, दिस इज हेडर फाइल जिसको हमने इंक्लूड किया अपने प्रोग्राम में। हैश इंक्लूड conio.h, ये हमने दूसरी फाइल को यहाँ पे इंक्लूड किया। इसके बाद हम मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे। वी विल राइट लाइक दिस, इंट मेन। आपको अगर आपने ध्यान दिया होगा, आज तक जो प्रोग्राम्स हम कर रहे थे हम उस पर वाइड मेन यूज करते थे, क्योंकि तब हम कंपाइलर को कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते थे, हम कहीं पे एग्जिट नहीं करना चाहते थे। तो लेकिन अब मैं क्या चाहता हूं कि हम क्या करेंगे, हम इंट मेन करेंगे यूज। दैट मीन्स हम कंपाइलर को रिटर्न करेंगे वैल्यू, और उसके लिए जो स्टेटमेंट हमें यूज करना है वो रिटर्न स्टेटमेंट ही है, रिटर्न फंक्शन ही हम यूज करते हैं। तो इसलिए मैंने इंट मेन लिखा, इंटीजर वैल्यू हम रिटर्न करेंगे। देखते हैं कहाँ कहाँ पे रिटर्न करेंगे, मैं समझाऊंगा उस टाइम आपको। लेकिन इसके बाद मैं एक एरे क्रिएट करूंगा। जैसे आपको पता है इंटीजर टाइप एक एरे मुझे क्रिएट करनी है, तो मैंने इंट डेटा टाइप यूज किया। उसके बाद एरे का नाम कुछ भी रख सकता हूं, मैं उसका ए रखता हूं नाम, कैपिटल। उसके बाद एरे का साइज मुझे स्पेसिफाई करना है। मान लो मुझे 5 एलिमेंट्स इस एरे में, मुझे एरिया 5 एलिमेंट्स बनाना है। तो इसमें मैं एलिमेंट्स भी यहीं पे डाल दूंगा। दैट मीन्स जिस टाइम मैंने एरे को डिक्लेयर किया उसी टाइम मैं उसमें एलिमेंट्स भी डालना चाहता हूँ। तो इनिशियलाइज करने के लिए मैं यहाँ पे ही करली ब्रैकेट यूज करूंगा। अब मैं इसको एलिमेंट्स दूंगा, लाइक 14, 13, 67, 18, 99। करली ब्रैकेट को मैं क्लोज करता हूं और सेमीकोलन मैंने यहाँ पे यूज किया। ठीक है, मैं इसको टाइप करता जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा मैं बता दूंगा और बाद में आपको फिर से मैं ये समझाऊंगा। तो यहाँ पे है मैंने क्या किया, ये स्टेटमेंट अगर मैं बता दूं आपको ये स्टेटमेंट क्या है, अगर हम इसको कमेंट यूज करेंगे यहाँ पे, इट इज एक्चुअली एरे इनिशियलाइजेशन। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने एरे को इनिशियलाइज किया है। दैट मीन्स वी हैव क्रिएटेड एन एरे ऑफ 5 एलिमेंट्स एंड वी हैव एट द सेम टाइम वी हैव गिवन वैल्यू टू द एरे। जो एरे की लोकेशन है वहां पे उसको हमने वैल्यूज भी दे दी है। दैट मीन्स फर्स्ट लोकेशन A0 will contain 14, A1 will contain 13, A2 67, A3 18 एंड A4 99। क्योंकि हमारा जो इंडेक्स है वो हमेशा स्टार्ट होता है विथ 0, इसलिए लास्ट का जो इंडेक्स नंबर है वो 4 है। फर्स्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स नंबर है दैट इज 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम और एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, उसका नाम हम रखेंगे आई। तो हमने क्या किया, हमने एक एरे क्रिएट की और एक वेरिएबल क्रिएट किया। उसके बाद स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, प्रीवियस कंटेंट्स को क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा CLR SCR। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो इस एरे में एलिमेंट्स है उनको डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले किस तरह से करेंगे, पहले मैं आपको दिखाऊंगा। मैं सिंपली लिखूंगा सी आउट, मैसेज में डिस्प्ले कर दूंगा एलिमेंट्स इन द एरे आर। दैट मीन्स जो ये हमने एरे बनाई है इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है। इसमें आप कुछ भी मैसेज लिख सकते हो, \n के थ्रू न्यू लाइन यहाँ पे आ जाएगी, इसके बाद जो डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि पहले मैं किस तरह से इसको डिस्प्ले करूंगा। मैं लिखूंगा सी आउट, बाद में हम प्रोग्राम को फाइनल शेप में जब दूंगा उसके बाद आप इसको स्क्रीनशॉट लोगे। अभी मैं पहले आपको समझाऊंगा। ए ऑफ 0, सी आउट A of 1, C out A of 2, C out A of
3 C out A of 4 और इसके बाद गेट CH और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होता है, इसका एंड है। इसके साथ साथ मैं एंड एल भी यूज करूंगा, मैं बता दूंगा क्यों मैं यूज कर रहा हूँ ये एंड एल। एंड एल अगर कोई भूल गया होगा तो जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे तो आपको सारी बातें याद आ जाएंगी किस लिए कौन सी चीज हम यूज करते थे। एंड एल यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट में लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी सकते हैं। तो इसको मैं पहले एक बार कंपाइल करता हूँ। एक एरर है इलीगल यूज ऑफ पॉइंटर, हमने कहीं पे कोई गलती की है। हाँ जी, यहाँ पे हमने एक ही बार यूज किया, आउटपुट ऑपरेटर में गलती हो गई है। वार्निंग एक है, फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू, हम यहाँ पे फंक्शन को रिटर्न वैल्यू करना पड़ेगा। रिटर्न करने के लिए जो स्टेटमेंट लिखना है वो है रिटर्न, कोई भी वैल्यू हम रिटर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम करेंगे रिटर्न 0 और रिटर्न 1। एक सेकंड, पहले इसको कंपाइल करता हूँ मैं। ठीक है, तो यूजुअली हम रिटर्न करते हैं 0, मैं भी इसमें 0 ही रखूंगा। इसको हम कंपाइल करते हैं एक बार। पहले आप देख लीजिए एरे में जो एलिमेंट्स है वो है 14, 13, 67, 18 एंड 99। तो ये हमने ऑलरेडी इनिशियलाइज करके रखा है। तो मैं इसको एक बार रन कर देता हूँ। ये बता रहा है एलिमेंट्स इन द एरे आर 14, 13, 67, 18 एंड 99। अब हम इसको समझने की कोशिश के पहले करेंगे कि किस तरह हमने इसको किया और हमें इसमें कौन कौन सी चेंजेस लानी है, हमें इस प्रोग्राम को क्या मॉडिफाई करने की जरूरत है, अगर जरूरत है तो किस तरह करेंगे। आप देख लीजिए, पहले हम प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे कि हमें बताया गया था राइट प्रोग्राम टू इनिशियलाइज 1D एरे। आप एक 1 डायमेंशनल एरे बना लीजिए, दैट मीन्स जिसमें आप एक ही इंडेक्स नंबर यूज करोगे। ठीक है, तो इस 1 डायमेंशनल एरे को अगर याद होगा आपको, इसके थ्रू हम लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स अगर हमारे पास होगा, चाहे कैरेक्टर्स हो, चाहे नंबर्स हो, रियल नंबर्स हो या इंटीजर्स हो, उनको स्टोर कर देते हैं हम। तो या अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, हम एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं, एरिया पॉइंटर्स बना सकते हैं। जिस टाइप का भी हमारे पास डेटा हो उसकी हम एरे बना सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो एरे के अंदर डेटा होता है वो सिमिलर डेटा टाइप का होता है। या तो सिर्फ इंटीजर्स होंगे, या सिर्फ रियल नंबर्स होंगे, या सिर्फ कैरेक्टर्स होंगे, या सिर्फ ऑब्जेक्ट्स होंगे, या सिर्फ पॉइंटर्स होंगे। जिस टाइप का भी डेटा होगा, लेकिन सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स होंगे। ये आपको याद रखना है। एरे में जब हम स्टोर करते हैं डेटा, उनका डेटा टाइप जो होता है वो सिमिलर होता है। ठीक है, उनका डेटा टाइप डिफरेंट नहीं हो सकता है। हम एक को लेंगे इंटीजर, दूसरे को लेंगे कैरेक्टर, वैसा हम नहीं कर सकते। तो उस पर्पज के लिए मैंने क्या किया, मैंने पहले 2 फाइल्स को इंक्लूड किया। अगर आपको याद ना हो कि हम फाइल्स को इंक्लूड क्यों करते हैं, मैं आपको बता दूं। जैसे iostream.h है या konya.h है, हमें अपने प्रोग्राम में अगर ऑब्जेक्ट्स जो ऑलरेडी जो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए गए हैं उनको यूज करना है, या कुछ फंक्शन जो प्रीडिफाइंड फंक्शन है उनको यूज करना है, दैट मीन्स हम उनकी कोडिंग नहीं करेंगे। उनको यूज करने के लिए हम जो जिन फाइल्स में उनको डिफाइन किया गया है, जिन फाइल्स में उनको क्रिएट किया गया है, उनको हम अपने प्रोग्राम का पार्ट बना देते हैं। इसीलिए हम इनको इंक्लूड करते हैं यूजिंग प्रोसेसर डायरेक्टिव लाइक हैश इंक्लूड से हम फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। conio.h किया हमने इसको इंक्लूड, और iostream.h। अगर हम इस iostream.h फाइल को इंक्लूड नहीं करेंगे, आप देख लीजिए, मैं इसको एक कमेंट बनाता हूँ थोड़ी देर के लिए। आप देखिए, अभी iostream.h को कंपाइलर इग्नोर करेगा, इसको अपने प्रोग्राम का पार्ट नहीं बनाएगा। अब मैं अगर इसको कंपाइल कर दूं, आप देख लीजिए, हम देखेंगे इसमें एरर तो नहीं आएगा। ये देख लीजिए 2 एरर्स आ गए। क्यों? ये हमें बता रहा है कि अनडिफाइंड सिंबल सी आउट, अनडिफाइंड सिंबल एंड एल, ए इज एसाइन्ड अ वैल्यू दैट इज नेवर यूज्ड एटसेट्रा। ये वार्निंग एक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमें एक्चुअली बता रहा है कि आप यहाँ पे जो आपने स्टेटमेंट सी आउट और एंडल लिखे हैं, हमें वो पता ही नहीं क्या है, क्योंकि उनकी डेफिनेशन, उनको कहाँ पे, उनका यूज कहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है, iostream.h में। इसलिए iostream.h को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में। सिमिलरली अगर conio.h को हमने यहाँ पे
इसको कमेंट बना दिया, अब कंपाइलर इसको इग्नोर करेगा, दैट इज मींस इट्स नॉट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, इसको एग्जीक्यूट ही नहीं किया जाएगा, ना ही कंपाइल किया जाएगा। तो इसकी वजह से अगर देखेंगे हम यहाँ पे, ये देखिए दो एरर्स आ रहे हैं। एक तो बोल रहा है CLR SCR मुझे पता ही नहीं क्या है, ना ही गेट ch है। दैट मीन्स इन ऑर्डर टू यूज CLR SCR फंक्शन एंड गेट ch फंक्शन, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें conio.h को यूज करना पड़ेगा। तो इन चीजों का आपको ख्याल रखना है कि किस लिए। मैंने 11th में ऑलरेडी हमने ये पढ़ा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स, मतलब बहुत कम स्टूडेंट्स क्लास तब अटेंड करते थे, उनको नहीं पता होगा ये कहाँ से आया और किस तरह से। इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको भेजा था, अगर किसी स्टूडेंट को टाइम मिला होगा, तो मुझे नहीं लगता आप लोग को उतना टाइम मिलता है कि आप एक बार यूट्यूब चेक करके, मैंने आपको लिंक्स भेजी है जो 11th के प्रोग्राम्स है, ताकि अगर आप एक बार वो 11th के प्रोग्राम जो मैंने लिंक भेजी है आपको, उन उसको व्यू करोगे आप, वहां पे मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया है किस स्टेटमेंट का क्या यूज है। तो प्लीज आप उसको एक बार व्यू कीजिए, प्रोग्राम नंबर 1, प्रोग्राम नंबर 2, वहां पे जो भी मैंने बातें एक्सप्लेन की है आपके लिए वो इजी हो जाएगा। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे किया है इंट मेन। इसका मतलब है जो मेन फंक्शन है वो तो पता ही, हमने वो भी एक्सप्लेन कर दिया है सारा, कि जब एग्जीक्यूशन होता है C++ प्रोग्राम का, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो पहले ढूंढता है हमारा सिस्टम की मेन फंक्शन कहाँ है। मेन फंक्शन का जो ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट है, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है, और एंड कहाँ पे होता है, जो कर्ली ब्रैकेट एंड यहाँ पे लास्ट में, यहाँ तक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। बीच में अगर किसी फंक्शन को कॉल किया होगा, उसको कंट्रोल ट्रांसफर करके उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, बट सारा जो एग्जीक्यूशन पाथ जो है, एग्जीक्यूट कहाँ से हो जाएगा, यहाँ से ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट से लेके क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट पे। तो कॉल्स वाल्स जो भी होगी फंक्शंस की, उनको भी एग्जीक्यूट किया जाता है, उस पार्ट ऑफ प्रोग्राम को भी, लेकिन ये स्टार्ट है और ये एंड है, ये आपको याद रखना है। अब मैंने इंट यहाँ पे यूज किया है। इंट का मतलब क्या है, स्टार्ट में मेन से पहले, इसका मतलब है हम प्रोग्राम में कहीं पे इसको रिटर्न करने जा रहे हैं वैल्यू, किसको, कंपाइलर को, क्योंकि इसको मेन फंक्शन को कंपाइलर ही कॉल करता है। अगर इसी तरह से कोई और फंक्शन होगी, उसको कहाँ से कॉल करेंगे, मेन में से या किसी और फंक्शन में से, तो फिर उस टाइम मेन फंक्शन को या किसी और फंक्शन को हम वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो जब रिटर्न करना होगा, उसके लिए जो स्टेटमेंट यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है रिटर्न, इसलिए मैंने लास्ट पे लिखा है रिटर्न, और मैंने वैल्यू किया है ऐसे ही 0 वैल्यू में इसको रिटर्न कर रहा हूं। अगर एक्चुअली फंक्शन से हम कुछ रिटर्न करना चाहेंगे, वहां पे हम एक्चुअली देखेंगे कौन सा डेटा मुझे रिटर्न करना है, उसी डेटा को हम रिटर्न कर सकते हैं। ये भी 11th का सारा सिलेबस है, इसको छोड़ दो यहाँ पे। ये थोड़ा सा आप याद रखो कि रिटर्न स्टेटमेंट हमें यूज करना है कोई वैल्यू रिटर्न करने के लिए उस फंक्शन को। हमने ऊपर इंट लिखा है, तो इसलिए यहाँ पे हम 0 यूज कर रहे हैं, या 1 यूज कर सकते हैं, या कोई और वैल्यू यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है जिसको मैंने लिखा है एरे इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे मैंने एक एरे क्रिएट किया। एरे को किस तरह हम क्रिएट करते हैं, यहाँ पे पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं कि इसमें कौन सा डेटा हम स्टोर करने जा रहे हैं। मैंने इंट लिखा है, दैट मीन्स मैं इंटीजर डेटा इसमें स्टोर करने जा रहा हूँ। तो इसके बाद मैंने एरे का नाम रखा है ए, लेकिन एरे को क्रिएट करते वक्त, नाम देते वक्त हमें इसके साथ साथ हम साइज स्पेसिफाई करते हैं विद इन ब्रैकेट्स। मैंने लिखा है कि इसमें 5 एलिमेंट्स में स्टोर करने जा रहा हूँ। असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया है क्योंकि मुझे इनिशियलाइज इस एरे को इधर ही करना है। इसके लिए मैंने फिर कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग यूज किया है। इसके अंदर मैंने 5 एलिमेंट्स डाल दिए हैं और इनको मैंने सेपरेट किया है यूजिंग कामा। इसका मतलब है पहला एलिमेंट जो एरी में आ जाएगा दैट इज 14, सेकंड एलिमेंट आ जाएगा 13, थर्ड एलिमेंट आ जाएगा 67, फोर्थ 18 एंड फिफ्थ 99। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि फिर हम किस तरह से, अगर वेरिएबल एक्स होता, वाई होता, दैट मीन्स दो वेरिएबल्स होते, एक्स में 40 होता और वाई में 30 होता। जब भी हमें एक्स से वाई का वैल्यू चाहिए था, हम सीधे एक्स से एक्स का वैल्यू निकाल देते और वाई से वाई का वैल्यू निकाल देते। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं सारे एलिमेंट्स को एक ही नाम दे दिया है हमने, ए। तो हम ये पहला वैल्यू किस तरह से एक्सेस करेंगे, दूसरा वैल्यू किस तरह से एक्सेस करेंगे। इनको एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इंडेक्स नंबर जो है वो यूज करते हैं। दैट मीन्स A0 मीन्स फर्स्ट एलिमेंट। ए, क्योंकि हमेशा जब हम एरे यूज करते हैं जो इंडेक्स स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, वो प्लीज आप याद रख लीजिए। C++ में इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। तो दैट मीन्स A0 इज इक्वल टू 14, A1 वहां पे क्या है 13, A2 वहां पे क्या है 67, A3 18, A4 99। तो इसमें हमने वैल्यू दे दी है, ये 5 मेमोरी लोकेशन हमें एलोकेट हो गई और वहां पे ये वैल्यू स्टोर हो गए। इसके साथ साथ मैं और एक वेरिएबल ले रहा हूं आई, उसको मैंने कोई वैल्यू अभी नहीं दिया है, ये अभी हमने यूज भी नहीं किया है। अगर इसको मैं अभी कमेंट भी बना के रखूंगा कोई जरूरत नहीं, मैं अभी इसके बाद बताऊंगा आपको कहाँ पे इसको यूज करना है। चलो इसको अभी कमेंट ही रखते हैं। इसके बाद क्लियर स्क्रीन फंक्शन मैंने यूज की। आप देख लीजिए, अगर किसी कोई भूल गया है कि हम CLR SCR को क्यों यूज करते हैं, एक बार नहीं आप 10 बार करो, 1000 बार करो अपने प्रोग्राम में यूज, आप इसको यूज कर सकते हैं। आप देख लीजिए क्यों। मैं इसको जब रन करता हूं
ये देख लीजिए, मुझे आ रहा है एलिमेंट्स इन द एरे आर, इस तरह से फिर एलिमेंट्स का लिस्ट आ जाता है। मान लो इसको मैंने कमेंट बना लिया, जब मैंने इसको कमेंट बना लिया तो इसके इस स्टेटमेंट को इग्नोर किया जाएगा। दैट मींस क्लियर स्क्रीन अब अपना काम नहीं करेगा, बिकॉज इट इज ट्रीटेड एज ए कमेंट बाय द कंपाइलर एंड इट इज इग्नोर्ड। ओके, इट विल नॉट बी कंपाइल्ड और इट विल नॉट बी व्हाट वी से, इट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। ओके, तो अब हमें इसको प्रोग्राम को, अपने प्रोग्राम को ये देखिए एग्जीक्यूट करता हूँ। 2 बार आ गए एलिमेंट्स इन द एरिया, फिर एलिमेंट्स का लिस्ट आ गया, फिर एलिमेंट्स इन द एरिया, एक बार फिर से आ गया, फिर से मैं इसको एक बार करता हूँ, 3 बार आ गए। तो इसका मतलब क्या है, जो ऑलरेडी पहला लास्ट टाइम हमने इसको एग्जीक्यूट किया था प्रोग्राम को, जो कंटेंट्स हमें डिस्प्ले हो गए थे ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन, वो कंटेंट्स वहीं पे है, नए कंटेंट्स आ रहे हैं और पुराने भी वहीं पे हैं। इसलिए क्लियर स्क्रीन को हम क्यों यूज करते हैं, अगर प्रीवियस कंटेंट जो ऑलरेडी डिस्प्ले हुए हैं उनको हम इरेज करना चाहते हैं किसी भी जगह पे पहुंच के, वहां पे हम सीधे फंक्शन करते हैं यूज CLR SCR। इसलिए मैंने यहाँ पे CLR SCR यूज किया है। अब अगर इसको रन करेंगे तो प्रीवियस जो डिस्प्ले हुआ था वो कंटेंट यहाँ पे वो नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से जो गेट CH है लास्ट पे, जो स्टूडेंट्स भूल गए मैं उनको बता दूं, ये देखो, अगर मैं गेट CH को यहाँ पे कमेंट बना दूंगा, अब मैं इसको रन करूंगा, आप देख लीजिए मैं इसको रन करूंगा, मैं इसको रन कर रहा हूँ, ये डिस्प्ले भी हो रहा है लेकिन डिस्प्ले स्क्रीन मुझे दिख नहीं रही है। ये देख लीजिए, फिर से मैं करता हूँ, कुछ हो रहा है लेकिन डिस्प्ले स्क्रीन मुझे नहीं दिख रही है। डिस्प्ले स्क्रीन पे जाने के और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर मैं अपने प्रोग्राम के थ्रू चाहता हूँ, नहीं मुझे तो कंटेंट्स देखनी थी, इसको एग्जीक्यूट करते करते मुझे गेट सी 10 बार या 15 बार या जहां भी यूज करना था, तो गेट सीएच से क्या होता है, गेट सीएच से एक्चुअली ये फंक्शन जो है गेट सीएच, ये स्क्रीन को होल्ड कर देती है और यूजर का वेट करती है कि यूजर कब कोई की प्रेस करेगा। उस जब मैं किसी उस की को प्रेस करूंगा वो वैल्यू गेट सीएच ले लेगा, लेकिन उससे क्या हो जाएगा कि एग्जीक्यूशन जो रुका हुआ था इसके बाद की स्टेटमेंट्स का वो कंटिन्यू हो जाएगा। इसलिए हम इसको यूज करते हैं टू होल्ड द स्क्रीन, ओके, इन ऑर्डर टू व्यू द कंटेंट्स, या कहीं पे अगर कोई कैरेक्टर देना होगा फिर उसको यूज करना होगा, वहां पे भी गेट सीएच हम यूज कर सकते हैं। जितनी बार भी जहां पे भी आप स्क्रीन को रोकना चाहते हो वहां पे आप गेट CH यूज कर सकते हो। तो ये इन 2 स्टेटमेंट्स का यूज है। रिटर्न का जो यूज है, इसका मतलब है अगर हमने ऊपर मेन को जब हमने यहाँ पे यूज किया है, जो डेटा टाइप इसका है, अगर हमने इंट यूज किया है, फ्लोट यूज किया है, कैर यूज किया है, तो इसका मतलब हमें रिटर्न करना जरूरी है कोई ना कोई वैल्यू। तो अगर इंटीजर है तो यहाँ पे रिटर्न, और इसके बाद यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं या डायरेक्टली हम नंबर दे सकते हैं। अगर वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू है उसको हम सेंड करना होगा तो वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, उस पर्पज के लिए हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो जो आगे के प्रोग्राम्स हम इसके बात करेंगे वहां पे मैं इन चीजों को लाइक CLR SCR गेट CH रिटर्न इंट मीन वगैरह इसको फिर से एक्सप्लेन करने नहीं बैठूंगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं बता दूं आपको अब क्या किया हमने, इस इंट को मैंने अभी कमेंट ही रखा है, जब इसकी जरूरत होगी तब मैं बता दूंगा। अब मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ फर्स्ट एलिमेंट का वैल्यू, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का एंड सो ऑन। मैंने सिंपली एक स्टेटमेंट पहले डिस्प्ले किया है क्योंकि यूजर को समझ आना चाहिए थोड़ा सा कि प्रोग्रामर ने यहाँ पे क्या किया है या यहाँ पे मेरा प्रोग्राम क्या दिखाने वाला है। इसलिए मैंने सिंपली एक मैसेज डिस्प्ले की, क्योंकि हमें पता है हम सी आउट ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। फिर आउटपुट ऑपरेटर किस तरह से हम लिखते हैं, लेस देन 2 बार। इसके बाद डबल कोट्स में जो भी हम देंगे वो डिस्प्ले हो जाएगा, एलिमेंट्स इन द एरे आर कोलन, इस तरह से मैंने लिखा, ये डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, जो बैकस्लैश एन एंड पे मैंने दिया है, बैकस्लैश एन इट इज नोन एज एस्केप सीक्वेंसेस, और हम कहते हैं इनको बैकस्लैश कैरेक्टर कांस्टेंट। बैकस्लैश एन कंपाइलर को बोल देता है आप यहाँ पे एक नई लाइन डाल दो, दैट मीन्स यहाँ तक जो डिस्प्ले हो गया, इसके बाद जो डिस्प्ले होना है वो कंटेंट नेक्स्ट लाइन पे आ जाने चाहिए, तो इसको बोलते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर भी, बैकस्लैश एन को। तो अब देखिए, अब मुझे पता है इसी तरह मैं डिस्प्ले करता हूं। मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट स्टेटमेंट सी आउट AR0, मैं बाकी स्टेटमेंट्स को यहाँ पे इरेज करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये देख लीजिए यहाँ पे, हाँ मैंने सिर्फ लिखा सी आउट ऑब्जेक्ट है आउटपुट के लिए जिसको हम बोलते हैं कंसोल आउटपुट। हाँ, तो ये रिप्रेजेंट करता है स्टैंडर्ड आउटपुट को जो हमारी स्क्रीन है। तो इसके बाद आउटपुट ऑपरेटर है, तो उसके बाद है A0। दैट मीन जो एरे हमने क्रिएट की है जिसका नाम ए है, उसमें जो फर्स्ट इंडेक्स है, 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको आप उसका वैल्यू आप डिस्प्ले कर दो। इसको हम डबल कोट्स में नहीं रखेंगे क्योंकि डबल कोट्स में जब हम रखते हैं जैसे जो उसमें होगा वही डिस्प्ले होता है, उसकी स्पेशल मीनिंग कुछ भी नहीं होती। लेकिन जब हमने विदाउट डबल कोट्स लिखा है तो ये ढूंढता है कि ये क्या है, ये देखिएगा ऊपर की ये तो एरे है, ये तो एरे डिक्लेयर की है प्रोग्रामर ने, तो उसका जो फर्स्ट इंडेक्स है 0, वहां पे ये एलिमेंट चेक करेगा। वहां पे अगर आपको याद होगा वहां पे ऊपर लिखा हुआ है 14 है वहां पे। तो अगर मैं इसको रन करूंगा, आप देख लीजिए
एलिमेंट्स इन द एरे आर, लेकिन एक ही एलिमेंट डिस्प्ले हुआ फर्स्ट लोकेशन, दैट मीन 0th लोकेशन का एलिमेंट डिस्प्ले हो गया। अगर मैं इसको चेंज करूंगा, मैं लिखूंगा आप मान लो 4th लोकेशन का। अब देख लीजिए आप, 4th लोकेशन हमें पता है पहले का इंडेक्स 0 है, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और 4। 4 है लास्ट वाले का इंडेक्स नंबर, दैट मीन 99 का। इसको मैं अब रन कर देता हूँ, ये देखिए 99 दिखा रहा है। इसी तरह आप किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 6 दूंगा, 6 तो किसी का इंडेक्स नंबर ही नहीं है। एरे जो है उसमें 6 किसी का इंडेक्स नंबर है ही नहीं। इसको मैं अगर रन कर देता हूँ, ये देखिए ये दिखा रहा है 344। इट इज नोन एज गार्बेज वैल्यू। अगर हम किसी ऐसी लोकेशन को एक्सेस कर रहे हैं जहां पे हमने कोई वैल्यू दिया ही नहीं है, जो ऑलरेडी वहां पे कोई वैल्यू प्रेजेंट होगा, ये उसको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे प्रोग्राम में इस तरह से एरर आ सकता है और हमें गलत रिजल्ट मिल सकते हैं। इसलिए हम याद रखेंगे कि हमें फर्स्ट इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक, अगर 5 एलिमेंट्स है, फर्स्ट इंडेक्स 0 है, लास्ट इंडेक्स 5 - 1 दैट मीन्स 4 है। अगर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 होता है फॉर एग्जाम्पल, फिर हम 10 एलिमेंट्स देंगे। फर्स्ट का इंडेक्स 0 होगा, लास्ट का इंडेक्स 9 होगा। अगर 100 एलिमेंट्स है, फर्स्ट का 0 होगा, लास्ट का 99 होगा। ये आपको याद रखना है। तो इसके बाद अगर मुझे अब सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना है, दैट मीन्स मैंने यहाँ पे 0 को डिस्प्ले किया। इसके बाद में आप देख लीजिए 1 को डिस्प्ले करना चाहता हूँ, 1 एलिमेंट को डिस्प्ले कर, मतलब 1 जिसका इंडेक्स नंबर है। इसके बाद में जिसका इंडेक्स नंबर है 2, उसको डिस्प्ले करना चाहता हूँ। इसमें एरर आ जाएगा क्योंकि ये स्मॉल में आ गया, इसको कैपिटल में लाना है हमें। इसी तरह से देख लीजिए, यहाँ पे पूरा ध्यान रखना क्योंकि हमें लूप भी यूज करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैंने किया डिस्प्ले, फिर जिसका इंडेक्स नंबर 3 है, और इसके बाद मैंने यूज किया सी आउट जिसका इंडेक्स नंबर, ये एरे है और इंडेक्स नंबर जिस एलिमेंट का 4 है। इस तरह से मैं अगर डिस्प्ले कर दूंगा, क्योंकि इसी तरह से पहला वाले भी डिस्प्ले किया, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं बता दूंगा आपको क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। हम इसको रन कर देते हैं। आप देख लीजिए ये एलिमेंट से एक साथ आ गए, 14, 13, 67, 18 और 99 एक साथ आ गए। अब मुझे क्या पता है ये 141 है या ये 1413 है, फिर दूसरा कौन सा एलिमेंट है। तो इसमें ना गैप है ना न्यू लाइन में आया है। तो इसके लिए यूजुअली हम क्या करते हैं, हम गैप भी डाल सकते हैं, या हम क्या करेंगे, हम इसमें न्यू लाइन डाल सकते हैं। न्यू लाइन डालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी स्टेटमेंट के साथ, या तो अगर डबल कोट्स में होता बैकस्लैश n यूज कर सकते थे, या हम एक मैनिपुलेटर यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एंड एल। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दे देंगे आउटपुट ऑपरेटर फिर से, और मैं फिर लिखूंगा एंड एल। इसी तरह से जो भी स्टेटमेंट्स है इनके साथ में एंड एल, दैट मीन इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले हो जाएगा। इसीलिए मैंने साथ साथ इसको रखा है एंड एल, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं यहाँ पे लिखूंगा एंड एल, एंड ठीक है। अब इसको देखिए, जब हम यहाँ पे इसको रन करते हैं तो हर एलिमेंट अलग अलग लाइन पे आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक हमने सीख लिया किस तरह से ये काम करता है। लेकिन आप मान लो कि आपको अब 100 एलिमेंट्स है इस एरे में, या 1000 एलिमेंट्स है एरे में, या मिलियंस ऑफ एलिमेंट्स है एरे में। तो आप क्या करोगे, आप क्या इसी तरह से हर एलिमेंट का नाम लिखोगे और इतनी स्टेटमेंट्स लिखोगे? जरा हम थोड़ा सा देख लें कि स्टेटमेंट्स में फर्क क्या है। आप देख लीजिए थोड़ा सा, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हम लिख रहे हैं सी आउट ए ऑफ 0, बाकी तो सेम है। दूसरे में क्या है, सी आउट ए ऑफ 1। आप देख लीजिए ध्यान से, अगर हम लास्ट में भी रखेंगे यहाँ पे एंडल, मान लो हमने इसमें भी एंडल रख दिया। अब इसको कंपाइल कर रन करता हूं मैं, ये देख लीजिए सारा फिर बिल्कुल सेम है, सारा अच्छे से डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन मैं इन स्टेटमेंट्स में डिफरेंस देखूंगा। पहले स्टेटमेंट में 0 है, बाकी सी आउट ए एंडल सारा सेम है। दूसरी में भी सी आउट ए ऑफ 1 एंडल, ये तो सेम है, सिर्फ 1 लिखना है यहाँ पे। अगर सिर्फ 1 को हम इंडेक्स को वेरी कर रहे हैं, बाकी सारा स्टेटमेंट सेम है। इसके बाद इसमें जो चेंज है वो 2 है, इसमें जो चेंज है 3 है, इसमें जो चेंज है 4 है। बस एक चेंज हो रही है, कौन सी चेंज हो रही है, इंडेक्स नंबर चेंज हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे, क्या काम करेंगे, आप देख लीजिए, हम यहाँ पे एक लूप यूज करेंगे। मैं आपको बता दूंगा, हम एक इंडेक्स नंबर को वेरी करेंगे। किस तरह से हम लिखेंगे, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई का वैल्यू हम देंगे 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। आप एक सेकंड रुकिए, मैं आपको बताता हूं हमने क्या किया। यहां पे मैं इसको थोड़ा सा आगे लाता हूं। इसलिए मैंने आगे लाया ताकि जो हम इंडेंटेशन जो हमने सीखा है प्रोग्राम में,
हम इंडेंटेशन करते हैं किस चीज का कौन सा पार्ट है, कौन सा सेगमेंट किस चीज को बिलोंग करता है। आप देख लीजिए इस स्टेटमेंट में एंड पे यहाँ पे आके नीचे इसको क्लोज करता हूं। ध्यान से देख लीजिए आप, मैंने क्या किया, मैं इन सारे स्टेटमेंट्स को इरेज करता हूं, मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट रखूंगा यहाँ पे। मैंने देखा है कि सिर्फ जो इंडेक्स नंबर है सिर्फ वो चेंज हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं सारे स्टेटमेंट्स को यूज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट को यूज करूंगा। देख लीजिए आप, जब मैंने सिर्फ एक स्टेटमेंट को यूज किया, यहाँ पे मैं क्या चाहता हूं कि ये जो एरे है, मैं एक ही स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे जो 0 है, अगर मैं इसकी जगह आई लिखूंगा तो फिर आई का वैल्यू अगर फर्स्ट टाइम 0 आ जाता, सेकंड टाइम 1 आ जाता, थर्ड टाइम 2 आ जाता, फिर 3 आ जाता, फिर 4 आ जाता, कितना अच्छा रहता। एक ही स्टेटमेंट मुझे यहाँ पे यूज करना था। अगर 100 एलिमेंट्स भी होते एरे में, तो 0 से लेके फिर 0 के बाद 1 आ जाता आई का वैल्यू, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 एंड सो ऑन अप टू 99। तो ये तो फिर एक ही स्टेटमेंट लिखने की जरूरत है, मैं क्यों लिखूंगा इतने स्टेटमेंट्स। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं कोई ऐसी चीज यूज करूंगा जहां मैं सिर्फ आई का वैल्यू चेंज करता रहूंगा। इसके लिए हम लूप्स यूज करते हैं, जो 11th में आपने पढ़ा है लूपिंग का कंसेप्ट, कि हम we will execute a statement or a set of statements repeatedly। एक स्टेटमेंट को जैसे यहाँ पे है, या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को, एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को हम रिपीटेडली एग्जीक्यूट करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, आप देख लीजिए, मैंने सिंपली फॉर लूप यूज किया है, जो C++ का लूपिंग के लिए एक कीवर्ड है यहाँ पे फॉर। तो इस लूप कंस्ट्रक्ट को मैंने यूज किया, मैंने इसके अंदर लिखा i इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स आप एक, इसीलिए मैंने, अगर आपको याद होगा, ऊपर मैंने इंट i लिखा। इसका मतलब हो गया मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसको मैंने नाम रखा i, और उसमें इंटीजर डेटा आएगा। अब मैं उसको नीचे यूज कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं फॉर i इज इक्वल टू 0, आई असाइनड वैल्यू 0। दैट मीन्स i को जो इनिशियल वैल्यू है वो आप 0 दे दीजिए। ओके, उसके बाद क्या करोगे, चेक दिस कंडीशन i लेस देन 5, आप चेक करो इफ i इज लेस देन 5 और नॉट। उसके बाद आई प्लस प्लस, ये तीसरा जो सेगमेंट है, ये होता है कि आई को ऐड कर दो 1, आई को इंक्रीमेंट कर दो। आपको मैं बता दूं, देख लीजिए आप ध्यान से किस तरह से ये काम करेगा। फर्स्ट टाइम क्या होगा, ये जो पहला पार्ट है, मैंने 3 पार्ट इसके बनाए हैं फॉर के अंदर। पहला पार्ट माना जाता है इनिशियलाइजेशन, हम इसमें पहले वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, एंड इनिशियलाइजेशन टेक्स प्लेस ओनली वंस, सिर्फ पहली बार इनिशियलाइज होगा, उसके बाद कभी इनिशियलाइज नहीं होगा यहाँ पे। तो क्या होगा, आई को पहला वैल्यू 0 मिला, उसके बाद दूसरा होगा, इसको बोलते हैं टेस्ट, यहाँ पे कंडीशन चेक होती है। यहाँ पे चेक होगा आई लेस देन 5, क्या आई का वैल्यू 5 से छोटा है, आई का वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ पे देखा जाएगा क्या 0 5 से छोटा है, यस 0 इज लेस देन 5। जब 0 5 से छोटा है तो दिस कंडीशन इज ट्रीटेड कि इसका जो आउटपुट है इट इज इवैल्यूएटेड टू ट्रू, कंडीशन ठीक है, कंडीशन इज सेटिस्फाइड। जब कंडीशन ट्रू होगी, तो कंडीशन जिस टाइम ट्रू होती है उस टाइम क्या हो जाता है, उस टाइम जो लूप की बॉडी है, यहाँ पे देखो लूप की बॉडी क्या है, ओपनिंग ब्रेस से क्लोजिंग ब्रेस तक, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ क्या एग्जीक्यूट होगा, सी आउट ए ऑफ आई, आई का वैल्यू इस टाइम क्या है 0। जब 0 यहाँ पे इसका वैल्यू है तो ए ऑफ 0 फर्स्ट एलिमेंट डिस्प्ले हो जाएगा, एंडल से नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। लूप जब यहाँ तक एग्जीक्यूट हो गया, इसके बाद ये ऊपर जाता है वापस यहाँ पे इंक्रीमेंट पार्ट पे, आई प्लस प्लस, दैट मीन आई का वैल्यू 0 था, अब आई का वैल्यू क्या बन गया 1। 1 का जब इसका वैल्यू बन गया, फिर से चेक होगा आई लेस देन 5, क्या अब 1 5 से छोटा है, यस 1 इज लेस देन 5। फिर से कंडीशन ट्रू है, अब डिस्प्ले हो जाएगा स्टेटमेंट फिर से, और यहाँ पे डिस्प्ले हो गया ए ऑफ 1। इसके बाद फिर से ऊपर जाएगा, आई को फिर से इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई बन जाएगा 2। फिर यहाँ पे फिर से देखेगा आई लेस देन 5, दैट मींस इज 2 लेस देन 5, यस 2 इज लेस देन 5। फिर से कंडीशन सेटिस्फाई है, तो दैट मींस यहाँ पे हो जाएगा सी आउट ए ऑफ 2, तो और एक एलिमेंट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह से कंटिन्यू हो जाएगा जब तक फाइनली यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, आई प्लस प्लस, दैट मींस आई का वैल्यू जब फाइनली 5 हो जाएगा। जब आई का वैल्यू 5 हो गया, तो ये उस टाइम क्या करेगा, ये दिखेगा कंडीशन फिर से 5 लेस देन 5, नो 5 इज नॉट लेस देन 5। तो कंडीशन जब फॉल्स हो जाती है, फिर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये कहाँ आ जाएगा कंट्रोल,
सीधे नीचे आ जाएगा। जब कंट्रोल सीधे नीचे आ जाएगा, यहाँ पे गेट ch की वजह से हमारी जो स्क्रीन है थोड़ी टाइम के लिए वो होल्ड करेगी जब तक हम कोई की प्रेस करेंगे। की प्रेस करने के बाद हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो इसका मतलब है जो हम 5 स्टेटमेंट्स लिख रहे थे 5 एलिमेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए, उसके बदले मैंने सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखा। तो इसके लिए मैंने लूप बनाया। लूप में मैंने क्या लिखा, आई को सिर्फ यूज किया कि आई का वैल्यू पहला वैल्यू 0 होगा, और यहाँ आई लेस देन 5 का मतलब हो गया आई का जो लास्ट वैल्यू होगा वो 4 होगा, क्योंकि 5 के बराबर जब होगा फिर ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे, इसलिए आई को इंक्रीमेंट कर रहा हूं कंटिन्यूअसली। ठीक है, हम इसको अब रन कर देते हैं एक बार, आप देख लीजिए। ये देखो हमारा प्रोग्राम फिर से वही आउटपुट दिखा रहा था। तो अगर आपको अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 होंगे, आप लिखोगे आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। 100 होंगे, आप लिखोगे आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 100, आई प्लस प्लस। 1000 होंगे, आप लिखोगे आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 1000, आई प्लस प्लस। तो इसी एक स्टेटमेंट से आप सारा काम जितनी बार भी चाहोगे इसको उतनी बार एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया आज का। ये प्रोग्राम नंबर 7 है। आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्या करोगे, इसको आप अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में ऐड कर दोगे। ठीक है, और आप अपनी जो मोबाइल फोन से या किसी के पास लैपटॉप है, आप इसको रन करके देख लीजिए कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है आपको। जिन्होंने नहीं सीखा है मोबाइल फोन पे कंपाइलर किस तरह से हम यूज करेंगे, तो उनके लिए मैं नेक्स्ट कोई क्लास रखूंगा जिसमें उनको मैं सिखाऊंगा। ठीक है।